चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट। जो अपना डिस्कशन था, कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे थे, सारी डेफिनेशंस क्लियर थी। कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स को रोकना, याद है क्या कि भूल गए सब लोग? देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट? फॉर्मल, इनफॉर्मल, अंडरस्टैंडिंग, अरेंजमेंट, याद है? कंज्यूमर कौन होता है? द वन हु अग्रीज, द वन हु बायज गुड्स और अवेल्स, सब भूल गए। जो बंदा गुड्स खरीदता है या फिर सर्विसेज को क्या करता है, अवील करता है, कैसे? फ्री में या कंसीडरेशन के साथ? अगेंस्ट अ कंसीडरेशन, पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस। डू यू रिमेंबर? चलिए, आज का जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा, प्लीज सी हियर, आज का जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा, दैट वुड बी ऑन रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये तीन चीजों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफिक मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एंड रेलिवेंट मार्केट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। ये तीन चीजें समझ गए तो, जैसे कई लोग नहीं भी समझते तो भी कंपटीशन एक्ट तो कर ही लेते हैं, बट मैं मानता हूं कि ये तीन चीजें अगर आप समझ गए तो एक्चुअली में यू विल अंडरस्टैंड अ ट्रू एस्पेक्ट की कंपटीशन एक्ट क्यों बना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, फायदे कायदे क्या हैं, सब चीजें आप समझेंगे। पूरा कंपटीशन एक्ट सिर्फ ये तीन कंसेप्ट के आसपास रिवॉल्व करता है बच्चों, पूरा कंपटीशन एक्ट। ठीक है, चलिए। सो बच्चों, तो यहां पे मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूं, प्लीज हियर, रेलिवेंट मार्केट, ध्यान से देखिए, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, और तीसरी जगह मैंने लिखा एग्जैक्टली रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट। सो ये तीन चीजें अपने को बहुत अच्छे से समझनी है, और ये तीन चीजों का रेलिवेंस क्या है, हम भी हैं इधर, और ये तीन चीजों का रेलिवेंस क्या है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज हियर एवरीवन। बच्चों, रेलिवेंट मार्केट, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेलिवेंट मार्केट को समझना जरूरी क्यों है। ठीक है, अगर प्लीज हियर, सो आप एक शादी में जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी शादी, किसी नेता की शादी है, फॉर एग्जांपल अजित पवार के बेटे की शादी है, ठीक है, और उस शादी में 10,000 गेस्ट आए हैं। कितने गेस्ट आए हैं बच्चों उस शादी में? देर आर अराउंड 10,000 गेस्ट इन द मैरिज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आप शादी में गए और शादी में आपके 9 दोस्त थे। कितने कितने दोस्त थे शादी में? टोटल आपके 9 फ्रेंड्स थे। अब मुझे बताइए, जब आप उस शादी में गए हैं तो आपका फोकस उन 10,000 लोगों के ऊपर रहेगा या उन 9 लोगों के ऊपर रहेगा? क्यों? क्योंकि आपके काम के कितने लोग हैं उस शादी में? आपके काम के लोग उस शादी में केवल 9 ही हैं। ये सुनो, तो आपके लिए रेलिवेंट क्या है? शादी में 10,000 लोग हैं, शादी में कितने लोग हैं? 10,000 लोग, बट आप फोकस कहां पे करेंगे? उन 9 लोगों पे। किन लोगों पे? उन 9 लोगों पे के ऊपर आप फोकस करने वाले हैं जो लोग उस शादी में क्या है, उपस्थित हैं। सो बच्चों, रेलिवेंट मार्केट का एक छोटा सा मीनिंग ये है, इंट्रोडक्टरी मीनिंग ये है, रेलिवेंट मार्केट का मतलब होता है कि जब कोई शिकायत आती है, जैसा कि आप सबको पता है इस एक्ट के अंदर शिकायत किसके पास जाती है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो जैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई शिकायत आती है कि फॉर एग्जांपल एक्स नाम का जो आदमी है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, वाई नाम का आदमी जो है मार्केट में डोमिनेंस को क्या कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, जेड नाम का आदमी मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव
प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो ऐसी जब शिकायतें आती हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या डिसाइड करना होता है कि इन शिकायतों के चलते किस एरिया के लोगों को नुकसान हो रहा है। इस किसके चलते बच्चों? इन शिकायतों के चलते। मतलब एक बंदा अगर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है एक बंदा मार्केट में, जो उसकी स्ट्रेंथ की पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है? एक बंदा जो मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ की पोजीशन को क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है। तो इससे एक्चुअली में नुकसान कितने लोगों को हो रहा है, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस, ये पता लगाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है? ये पता लगाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है? सबसे पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज रेलेवेंट मार्केट। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो कॉम्पिटिटर है, जो कौन है, जो कॉम्पिटिटर है, वो हमेशा क्या सोचेगा कि रेलेवेंट मार्केट जितना वाइड हो उतना अच्छा है। जो ये सब गंदगी फैला रहा है वो क्या सोचेगा कि रेलेवेंट मार्केट को जितना वाइड किया जा सके उतना अच्छा है। जो शिकायत करता है वो हमेशा ये सोचेगा कि रेलेवेंट मार्केट को जितना क्या किया जा सके, कम किया जा सके, वो उतना अच्छा। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले रेलेवेंट मार्केट क्या हो गया? जिस मार्केट में क्या करना है? फोकस करना है। जिस मार्केट में क्या करनी है? इंक्वायरी करनी है। जिस मार्केट के लोगों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, उस मार्केट को क्या बोलते हैं? और रेलेवेंट मार्केट कौन डिक्लेयर करता है कि ये मार्केट रेलेवेंट मार्केट है? कौन डिक्लेयर करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और रेलेवेंट मार्केट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे डिसाइड करती है? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट को कंसीडर करने के बाद। रेलेवेंट मार्केट, कौन से मार्केट को बच्चों? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट को कंसीडर करने के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? डिक्लेयर करता है कि दिस मार्केट वुड बी व्हाट बेटा? दिस मार्केट वुड बी द रेलेवेंट मार्केट। नेक्स्ट इज रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। अगला जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर है? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। सो व्हाट इज रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट? ध्यान से कीजिएगा, एक ऐसा मार्केट जिस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, एक ऐसा मार्केट जिस मार्केट में डिमांड और सप्लाई की कंडीशन क्या है? सेम है, और जिसको आप बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। कौन से मार्केट से? नेबरिंग मार्केट से। एक ऐसा मार्केट जिसमें डिमांड और सप्लाई की कंडीशन क्या है? सेम है, विच कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द नेबरिंग मार्केट। रेलिवेंट ज्योग्राफिक, सॉरी, ये था रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। एक ऐसा मार्केट जिसमें क्या है? डिमांड और सप्लाई की कंडीशन क्या है? एकदम सेम है, जो अलग कर सकते हैं। किससे अलग कर सकते हैं? नेबरिंग मार्केट्स। और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट इज द मार्केट जिस मार्केट में क्या अवेलेबल है? प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट, डिस्पोजेबल लाइटर इज अ सब्स्टिट्यूट टू, ऐसा कोर्ट ने कहा था। केबल टीवी इज नॉट सब्स्टिट्यूटेबल ऑफ D2H, ऐसा भी कोर्ट ने कहा था। केबल टीवी और D2H जो है वो क्या नहीं है? सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है। ठीक है, टी कैन बी, पहला पुराना अजम्पशन था कि टी कॉफी का क्या है, जो आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर्स एग्जांपल देते हैं, बट बहुत सारे कोर्ट्स ने क्या कहा है कि टी इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफी, ऐसा भी माना जाता है। सो प्लीज हियर, एक मिनट ध्यान से देखिए। सो अभी तो खैर आपको कुछ समझेगा नहीं अनलेस आई गिव जस्टिफाई दिस बाय एन एग्जांपल। सो ध्यान से देखिए। सो बेसिकली अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक वकील था। कौन था? एक वकील था। उस वकील को, आपको पता है वकील लोगों को बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देने होते हैं। सो देयर वाज अ लॉयर। उस लॉयर को न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देना होता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ये सुनो। सो इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसको एडवर्टीजमेंट देना था। कहां पे? हैदराबाद में। से फॉर एग्जांपल हैदराबाद।
तो हैदराबाद के न्यूज़पेपर में जब वो एडवर्टीजमेंट उसने 2011 में दिया, हैदराबाद के न्यूज़पेपर में जब उसने क्या दिया, एडवर्टीजमेंट दिया 2012 में एग्जाम्पल, तो उस न्यूज़पेपर ने चार्ज किया 200 रुपीज। 2013 में जब उसने एडवर्टीजमेंट दिया तो न्यूज़पेपर ने चार्ज किया 14,000 रुपए। और ये कहां पे हो रहा था? ये हो रहा था हैदराबाद में। सो लास्ट ईयर आपने मुझसे चार्ज किया कितना? 200 रुपए। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज हाईएस्ट सर्कुलेशन का न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ था, ठीक है। सो 200 रुपए से आपने एक साल में रेट कर दिया कितना? 14,000 रुपीज उसी एडवर्टीजमेंट का, जो आपने एक साल पहले कितने में किया था? 200 रुपए में किया था, ठीक है। तो ये जो एडवोकेट था, इसने क्या की? इसने शिकायत की। किसकी शिकायत की? ओए, ये जो एडवर्टाइजर था इसने क्या की? शिकायत की। किसकी शिकायत की? टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की इसने शिकायत की। कहां पे शिकायत की? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। क्या बोल के कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले क्या करेगा? इंक्वायरी स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट करेगा? द वेरी फर्स्ट थिंग विच टाइम्स ऑफ इंडिया वुड डू इज टू स्टार्ट एन इंक्वायरी। इस मैटर में क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्वायरी शुरू करेंगे। अब इंक्वायरी करने शुरू किया हम लोगों ने। सो सबसे पहले क्या बताना है? सबसे पहले डिसाइड करना है रेलिवेंट मार्केट। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? रेलिवेंट मार्केट। लेकिन रेलिवेंट मार्केट ऐसे तो डिसाइड होगा नहीं, तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, ठीक है। प्लीज हियर। अब अपने को रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या है? जिस मार्केट में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, दैट इज व्हाट बेटा। अच्छा ध्यान सुना, अपने को रेलिवेंट मार्केट डिसाइड करना है। ओए, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट अपन ने क्यों निकाला है? बिकॉज वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, रेलिवेंट मार्केट फाइंड करना है अपने को। तो रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है? अच्छा सर चलो सबसे पहले रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट देखते हैं। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या है? जिस मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब बेसिकली झगड़ा किसके ऊपर है? इंग्लिश न्यूज़पेपर में अपने को क्या इश्यू करना है? एडवर्टीजमेंट। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? न्यूज़पेपर और एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर इज द प्रोडक्ट। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट इश्यू करना जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। नाउ क्या हैदराबाद के मार्केट में, कहां के मार्केट में? अच्छा शिकायत आई थी हैदराबाद की। क्या हैदराबाद के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है? यस। तो वहां पे ऑलरेडी द हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन क्रॉनिकल, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन क्रॉनिकल और भी दूसरे न्यूज़पेपर वहां पे अवेलेबल हैं। तो क्या है बच्चों? सो प्रोडक्ट मार्केट, द सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल ना। हैदराबाद के मार्केट में आर द सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल? यस। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक मार्केट। कंडीशन ऑफ कंपटीशन शुड बी सेम। कंडीशन ऑफ कंपटीशन शुड बी सेम, और अलग होनी चाहिए किससे? नेबरिंग मार्केट से। तो बच्चों एक मिनट। सो हैदराबाद की जो पब्लिक है उसमें 60% तमिल का न्यूज़पेपर चलता है और 40% क्या होता है? 40% क्या होता है? जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो चलता है। 60% तमिल और 40% इंग्लिश। ये एक मिनट, ये कहां पे है? ये लेकिन हैदराबाद के जो नेबरिंग एरियाज है वहां पे कंडीशन ऑफ कंपटीशन बिल्कुल अलग है। मतलब हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट के अगर आप बाहर जाओ तो ये रेशियो चेंज हो जाता है।
90% इज टू 10% का रेशियो होता है। 90% तमिल, 10% इंग्लिश। 90% तमिल एंड 10% इंग्लिश। सो मुझे बताइए यहाँ पे रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, तीनों क्या होगा? अब कंपटीशन कमीशन को इंक्वायर करना है। क्या इंक्वायर करना है? कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब रेट 200 से 14,000 किया तो इससे एक्चुअली में नुकसान किसको पहुंच रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब 200 से 14,000 किया तो नुकसान किसको पहुंच रहा है? Now we have to decide what is relevant market, what is relevant product market, and what is relevant geographic market. Relevant product market, service of advertisement, service of advertisement. क्या उसके substitutes available हैं? Available हैं? Yes. Number two, geographic market. What is geographic market? It's entire district of Hyderabad. क्यों? क्यों हैदराबाद क्यों है? बिकॉज हैदराबाद के बाहर कंडीशन ऑफ कंपटीशन सेम है, अलग है। हैदराबाद के बाहर कंडीशन ऑफ कंपटीशन इज एंटायरली डिफरेंट। हैदराबाद के बाहर कंडीशन ऑफ कंपटीशन टोटली क्या है? अलग है। तो आपने ये डिसाइड किया कौन से मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? क्या हैदराबाद के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ना? टाइम्स ऑफ इंडिया भी के साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स है, प्रजा राज्य, जो भी न्यूज़पेपर है वहां पे 10 न्यूज़पेपर है इंग्लिश के। आर द सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल? यस और नो? तो प्रोडक्ट मार्केट एडवर्टीजमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेबरिंग मार्केट, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के बाहर कंडीशन ऑफ कंपटीशन क्या है? अलग है। तो सीसीआई को इंक्वायरी कहां पे करनी चाहिए? वेयर शुड द सीसीआई मेक इंक्वायरीज? हैदराबाद के बाहर या फिर सिर्फ हैदराबाद में इंक्वायरी करें? हैदराबाद में ही इंक्वायरी करना, क्योंकि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कहां पे हो रहा है? अरे और बच्चों, अगर मतलब आप आरोप लगा रहे हो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का, हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट के अगर बाहर चले गए तो भाई 90% तो कौन यूज करता है? 90% तो वहां के लोग क्या पढ़ते हैं? तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 90% न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अरे तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस होगा या नहीं होगा? 10% ही शेयर बच गया किसका? हिंदी न्यूज़पेपर का शेयर कितना बच गया? 10%। तो हैदराबाद के बाहर तो कंडीशन ऑफ कंपटीशन इज एंटायरली डिफरेंट। कंडीशन ऑफ कंपटीशन इज एंटायरली डिफरेंट। कहां पे? आउटसाइड द हैदराबाद। सो व्हाट शुड बी द रेलेवेंट मार्केट इन दिस केस? व्हाट शुड बी द रेलेवेंट मार्केट इन दिस केस? प्लीज टेल मी। पक्का हैदराबाद होगा? समझे सबको? नहीं समझा। एक एग्जांपल और चाहिए तुम लोगों को। नाउ इट्स भारती एयरटेल वर्सेस जियो, रिलायंस जियो इन्फोकॉम। सो नेक्स्ट इज अभिषेक मनोज बोल के। सो अगला जो केस है वो भारती एयरटेल वर्सेस व्हाट बेटा? भारती एयरटेल वर्सेस रिलायंस जियो इन्फोकॉम। नाउ लिसन, शायद मैं आपके साथ एक केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट लेट्स सी, आपको रेलेवेंट मार्केट समझाने के लिए मुझे फिर से ये केस का मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। एयरटेल ने जियो के खिलाफ केस फाइल किया कि जियो क्या कर रहा है? नंबर 1, जियो मार्केट क्या कर रहा है? हाँ, रिलायंस जियो जो है वो डोमिनेंट पोजीशन को क्या कर रहा है? रिलायंस जियो इज अब्यूजिंग। व्हाट इट इज अब्यूजिंग? रिलायंस जियो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को रिलायंस जियो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है। और अब्यूज करके क्या कर रहा है? वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब रिलायंस जियो जो है वो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट के नीचे सेल कर रहा है। रिलायंस जियो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है बच्चों? कॉस्ट के नीचे सेल कर रहा है। Getting my point, everyone? Reliance Jio is selling its products below the cost. So ऐसा आरोप लगा, किसके ऊपर ऐसा आरोप लगा बच्चों? रिलायंस जियो के ऊपर ऐसा आरोप लगा। अब अगेन सीसीआई को क्या करना था? What CCI wanted to do? इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कहां पे हो? पूरे इंडिया के पार्ट में, पूरे इंडिया में एक, मतलब इसमें सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा रेलिवेंट मार्केट क्या है। सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? देन रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। अच्छा, रेलिवेंट मार्केट डिसाइड करने के लिए अपने को क्या पता लगाना पड़ेगा? ज्योग्राफिक मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। सो नाउ प्रोडक्ट देखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज अ प्रोडक्ट? यहां पे प्रोडक्ट क्या है? टेलीकॉम सर्विसेज, ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है,
या फिर बोल सकते हैं टेलीकॉम एंड अलाइड सर्विसेज। ये प्रोडक्ट है। क्या इस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं? ऑब्वियसली यस, वोडाफोन वाला भी वही कर रहा है, एयरटेल वाला भी वही कर रहा है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है? कहां पे अवेलेबल है? पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में सब्स्टिट्यूट्स हैं, अवेलेबल है। दूसरा, ज्योग्राफिक मार्केट। कंडीशन ऑफ मार्केट should be same and different from neighboring market. So telecom services का मार्केट जैसा महाराष्ट्र में है, क्या वैसा मध्य प्रदेश में भी है? 1 GB ये खत्म करते हैं रात को 12 बजे, हाँ या ना? मैं भी खत्म करता हूं, बिल्कुल करता हूं। चंदन करता है, अरे हाँ या ना? चंदन भी करता है, अरे सब करते हैं बाबा। 1 GB खत्म है, खत्म करेंगे ना। प्रगति करती है, शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, वो भी करती है। सॉरी, प्रगति इज फ्रॉम महाराष्ट्र, प्रवेश इज फ्रॉम तमिलनाडु, ये खत्म करता है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? पैसा दिया तो करेगा, करेक्ट है। तो रेलिवेंट प्रोडक्ट, सॉरी रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या हो गया? रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या हो गया? एंटायर इंडिया। सो रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट जब तुमको समझ में आ गया, तो तुमको समझ में आ गया कि रेलिवेंट मार्केट क्या है। व्हाट इज द रेलिवेंट मार्केट? रेलिवेंट मार्केट इज एंटायर इंडिया। इज एवरीवन विथ मी? इज एवरीवन? अच्छा, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट आप कैसे पता लगाते हो? जैसे मुझे ये देखना है कि हैदराबाद के अंदर कंडीशन ऑफ कंपटीशन सेम है, बट हैदराबाद के बाहर कंडीशन ऑफ कंपटीशन क्या है, अलग है। तो मैंने माना कि रेलिवेंट मार्केट में सिर्फ किसको मानूं? हैदराबाद को मानूं। तो मैं कैसे पता लगाता हूं? लोगों का कल्चर, लोगों का लोगों की भाषा, लोगों का कल्चर, लोगों की लैंग्वेज, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, सब्स्टिट्यूट किस प्राइस पे अवेलेबल है। अब सब्स्टिट्यूट एकदम महंगे प्राइस पे अवेलेबल होते मान लो, तो मान लो हैदराबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर 40 रुपए का है, 2 रुपए का आता है, लेकिन बाकी जितने भी न्यूज़पेपर है वो 20 रुपए के आते हैं। तो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते वो। तो फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो नहीं होते। तो आप डिसाइड करते हो कि ये ज्योग्राफिक मार्केट है या ये प्रोडक्ट मार्केट है, किस आधार पर डिसाइड करते हो बच्चों? आप प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक देख के, लोगों का प्रेफरेंस देख, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर्स की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि लैंग्वेज अलग होती है तो ट्रेडिशन भी क्या हो जाता है। जैसे हैदराबाद में लोग हिंदी बोलते हैं, बट हैदराबाद के बाहर ज्यादा क्या होती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, सॉरी तेलुगु बोली जाती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पर आप क्या डिसाइड करते हो? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी? स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हैदराबाद में इंग्लिश न्यूज़पेपर का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी है। तो हैदराबाद में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी होंगे। जैसे पूना में मिसल पाव, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छा है। खैर ये तो खाने का आइटम है, बट स्टिल क्या नहीं से पुणे में मिसल पाव के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे लोकेशन पे आपको मिसल पाव मिलता है। अरे हाँ, है ना? अगर मान लो एकदम घटिया सा, एकदम टाइम पास एग्जांपल देता हूं, मिसल पाव का रेट सारे पूना के मिसल वालों ने 3 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया? या पुणे में सदाशिव पेट, नवी पेट, सिंगल रोड, इन तीनों के मिसल पाव वाले ने रेट 3 गुना कर दिया। तो मुझे बताओ रेलिवेंट मार्केट क्या है? सदाशिव पेट, नवी पेट और सिंगल रोड, पुणे के 3 एरिया, इन तीनों पे मिसल पाव का रेट 3 टाइम्स हो गया। तो ये 3। अब लेकिन पता चला, जब इंक्वायरी की तो पता चला कि सिंगल रोड के लोग मिसल खाते ही नहीं है, ना उनके सरनेम में है निसल और ना वो खाते हैं मिसल। तो रेलिवेंट मार्केट क्या होगा? क्यों? क्योंकि कंडीशन ऑफ कंपटीशन सदाशिव पेट और नवी पेट की डिफरेंट है। किससे? सिंहगढ़ रोड से। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का कल्चर अलग है, वहां के लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, तो दे डोंट प्रेफर मिसल्स। वो क्या नहीं खाते? मिसल। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब रेलिवेंट मार्केट, मुझे बताओ, जो जो बंदा शिकायत करता है कि ये बंदा अपनी डोमिनेंस को अब्यूज कर रहा है,
वो क्या चाहता है, रेलिवेंट मार्केट छोटा रहे या बड़ा रहे? नहीं, वो चाहता है बड़ा रहे। क्यों? क्योंकि मार्केट जितना बड़ा हो गया, सब्सिट्यूट उतने ज्यादा आ गए। मार्केट जो बच्चे जो बंदा क्या करता है, शिकायत करता है, वो हमेशा चाहता है कि रेलिवेंट मार्केट क्या हो, जो शिकायत करता है वो चाहता है रेलिवेंट मार्केट छोटा रहे। जो बचाव पक्ष है वो चाहता है रेलिवेंट मार्केट बड़ा हो। क्यों? क्योंकि जितना मार्केट बड़ा हो जाए, वो बोल सकता है सब्सिट्यूट उतने ज्यादा अवेलेबल है, कंडीशन ऑफ कंपटीशन उतनी ज्यादा क्या है, सेम है। लेकिन जो शिकायत करता है वो हमेशा क्या बोलता है, नहीं रेलिवेंट मार्केट को क्या रखो हमेशा, क्योंकि छोटे मार्केट में बच्चों, छोटे मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन, सिंगल फॉर एग्जांपल नवीपेट एलबीएस रोड पे आईकेन एकेडमी डोमिनेट करता है। ये बोलना, ये प्रूफ करना या ये बोलना आसान है, ये थोड़ा सा, हाँ ये बोलना आसान है, बट पूरे पूना में डोमिनेट करता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पूरे पूना में कई क्लासेस है। तो हमेशा रहना, जो शिकायत करता है वो हमेशा क्या चाहेगा कि क्या हो बच्चों, रेलिवेंट मार्केट का दायरा जितना छोटा हो सके उतने आसान तरीके से वो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लोइंग क्लास में अगर आपका रैंक 1 आ गया, 3 लोगों की क्लास में रैंक 1 आना बहुत सिंपल है ना। 3 लोगों की क्लास में इट्स वेरी इजी टू गेट AIR 1, या सॉरी AIR 1 बोल रहा हूं, ACR 1, ऑल क्लास रैंक 1 पाना क्या है, आसान है। छोटी क्लास है, डोमिनेट करना बहुत आसान है, बट वही 200 लोग हो गए तो थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट। तो हमेशा जो शिकायत करता है वो हमेशा क्या बोलता है, रेलिवेंट मार्केट क्या होना चाहिए, छोटा होना, क्योंकि छोटे मार्केट में डोमिनेंस साबित करने में ज्यादा परेशानी नहीं है। छोटा मार्केट कर दिया तो सब्सिट्यूट्स भी आसानी से मिलते नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मार्केट बड़ा हो गया तो दिक्कत है। सो नाउ हैज एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिहाइंड रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट? श्योर? तो बच्चों जब भी कोई शिकायत आती है किसके पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, जब भी कोई क्या आती है, शिकायत आती है, तो क्या होता है, सीसीआई सबसे पहली चीज क्या करती है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट सीसीआई डज इज व्हाट, सीसीआई सबसे पहले डिटरमाइन करती है कि व्हाट इज द रेलिवेंट मार्केट। और रेलिवेंट मार्केट को डिसाइड करने के लिए सीसीआई सबसे पहले किसको रेफर करती है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एज वेल एज रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों को? चलिए देखते हैं ध्यान से बच्चों। मैंने अपने नोट्स में बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है तीनों कंसेप्ट, मतलब ये लिटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा। द टर्म रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट हैव रेलिवेंस इन डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, इन डिटर्मिनेशन मतलब पता लगाने में काम आता है, ऑफ द अग्रीमेंट बीइंग व्हाट बेटा, एंटी कॉम्पिटिटिव, विद इन मीनिंग ऑफ व्हाट बेटा, सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। सो ये चीजें आपको काम में आती हैं, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट आपको क्यों काम में आता है, ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई अग्रीमेंट जो बिजनेसमैन ने आपस में किया है, क्या वो एंटी कॉम्पिटिटिव है या फिर वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्या कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, क्या कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं कर रहा है। किसी भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस से कहां हो रहा है नुकसान, ये पता लगा करने के लिए रेलिवेंट मार्केट का होना चाहिए ज्ञान। ठीक है, चलिए बच्चों। सो रेलिवेंट मार्केट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, कंपटीशन एक्ट में तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी है। इट मींस द मार्केट व्हिच मे बी डिटरमाइंड बाय सीसीआई विद रेफरेंस टू बोथ द मार्केट्स। बोथ द मार्केट मतलब बोथ द मार्केट दैट इज रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट एंड रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट के आधार पे, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट के आधार पे जो मार्केट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करती है, जो मार्केट कौन डिसाइड करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करती है, दैट मार्केट इज व्हाट, व्हिच मार्केट बच्चों, रेलिवेंट मार्केट। ठीक है, दोनों मार्केट को कंसीडर करने के बाद बेसिकली, अब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट्री किया। बेसिकली रेलिवेंट मार्केट इज टू बी डिटरमाइंड टू नो whether an enterprise is abusing its dominance, where बच्चों, in the relevant market. This is the market in which enterprise enjoys what बेटा, ये एक वो मार्केट है, ध्यान से देखिए, ये एक वो मार्केट है जहां पे एंटरप्राइज डोमिनेंस एंजॉय करती है,
या फिर किसी एंटरप्राइज के एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करने के चलते लोगों को नुकसान होता है। या तो कोई एंटरप्राइज क्या कर रही है, डोमिनेंस एक्सरसाइज कर रही है, या फिर इसी मार्केट में नुकसान होता है किस चीज का, किस चीज का, इसी मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट से लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। दिस मार्केट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट देखेंगे, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट देखेंगे, या फिर दोनों मार्केट देखेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे, क्या पता लगाएंगे कि रेलिवेंट मार्केट क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, अब आपके सामने कोई भी केस आएगा ना, आप तुरंत पता लगा लोगे, क्या पता लगा लोगे कि रेलिवेंट मार्केट क्या है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या है। द रेलिवेंट मार्केट मस्ट हैव बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एस्पेक्ट, मतलब क्या उस जगह पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो वो क्या बन जाता है, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो क्या नहीं से ये भी मान सकते हैं कंडीशन ऑफ कंपटीशन लगभग क्या होगी, सेम होगी। द प्रोडक्ट मार्केट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, द प्रोडक्ट मार्केट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, एक मिनट ये वाली लाइन देखो, द प्रोडक्ट मार्केट शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्डर टू अराइव एट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन कर लो, आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का पता लगाना। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट वाला, हम वो जो फैक्टर था कौन सा, सर्विस ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्या था ये प्रोडक्ट मार्केट था ना। तो हम, और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब आपको प्रोडक्ट मार्केट की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट क्या है वो पता कर लो। तो अगर आपने प्रोडक्ट पता कर लिया तो आपको क्या पता चल जाएगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज समझ में आ जाएगी। मतलब जैसे ही प्रोडक्ट अलग हो गया, या जैसे ही प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मिलने क्या हो गए, बंद हो गए, तो समझ लेना क्या है, प्रोडक्ट के अगर सब्स्टिट्यूट्स मिलने बंद हो गए तो क्या मैं ये मान सकता हूं कंडीशन ऑफ कंपटीशन इज नॉट सेम इन द नेबरिंग मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले क्या ढूंढ देखो कि जिस मार्केट में, एज लॉन्ग एज जिस मार्केट में, एज लॉन्ग एज जिस मार्केट में क्या मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स मिल रहे हैं, तो ये मान सकते हैं कंडीशन ऑफ कंपटीशन भी वहां पे क्या है, सेम है। द कंपटीशन लॉ क्लियरली स्पेसिफाइज असर्टेनमेंट ऑफ व्हाट बेटा, असर्टेनमेंट मतलब पता लगाना, क्या पता लगाना, रेलिवेंट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग व्हाट बेटा, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड कॉम्बिनेशन। एक और इंपैक्ट आएगा कि किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, रेलिवेंट ज्योग्राफिक और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट अपने को और कब कम आएगा, एक तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस समझ में आएगा और कॉम्बिनेशन पढ़ने के टाइम पे भी समझ में आएगा, कॉम्बिनेशन से नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना अपने मर्जर्स, तो मर्जर का नुकसान, दो कंपनीज अगर आपस में मर्ज होती है नुकसान किसको पहुंच रहा है, ये भी जब हम पढ़ेंगे तो हमको किसका काम क्या निकालना पड़ेगा अपने को, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट कौन सा मार्केट है, ज्योग्राफिक मार्केट। रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट का मतलब होता है एक मार्केट जिसमें एक एरिया आता है, कौन सा एरिया, इन विच द कंडीशन ऑफ कंपटीशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्टली होमोजेनियस। डिस्टिंक्टली होमोजेनियस मतलब क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन हाँ इसको आप अलग कर सकते हो, कहां से अलग कर सकते हो, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द नेबरिंग एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पुणे के लोग गाय का दूध पीते हैं और सतारा के लोग बकरी का दूध पीते हैं, सतारा के लोग कहां का दूध पीते हैं, मतलब किसका दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, और पुणे के लोग किसका दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं। तो व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट, गाय का दूध। अगर पुणे के हिसाब देंगे तो प्रोडक्ट मार्केट क्या है, गाय का दूध। तो भैंस का दूध फेंक के मार दूंगा ये। तो बच्चों ध्यान से, सब पुणे के लोग गाय और भैंस का दूध पीते हैं, सतारा के लोग बकरी का दूध पीते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या नहीं से कंडीशन ऑफ कंपटीशन अलग है दोनों जगहों पे, कंडीशन ऑफ कंपटीशन क्या है, अलग है, क्योंकि यहां पे गाय के दूध की डिमांड होती है, वहां पे बकरी के दूध की डिमांड होती है। सो ज्योग्राफिक मार्केट क्या है, पूना, मतलब अगर गाय के दूध को लेकर झगड़ा है, गाय के दूध का रेट किसी चितले वाले ने अनाप शनाप तरीके से बढ़ा दिया है,
तो इंक्वायरी कहां पे होगी? पुणे और सतारा दोनों जगह है, सिर्फ पुणे में? क्यों सतारा में क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे कंडीशन ऑफ कंपटीशन लगा है। प्रोडक्ट मार्केट भी चेंज हो जाएगा। अपन ये देखेंगे पुणे में गाय के दूध के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं है? पुणे में देखेंगे गाय के दूध के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं है। सतारा में भी देखेंगे गाय के दूध के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। हाँ, सतारा में तो गाय का दूध सब्स्टिट्यूट है तुरंत। सतारा के लोग क्या कर देंगे? सतारा के लोग क्या करेंगे? सीधे अपनी डिमांड को क्या कर देंगे? अगर चितले वाले ने गाय के दूध का रेट बढ़ा दिया तो सतारा के लोग क्या करेंगे? उनको कोई फर्क पड़ने वाला उनको। बट पुणे के लोग क्या करेंगे बच्चों? अगर पूना में चितले वाले ने किसका दूध रेट बढ़ा दिया? गाय के दूध का क्या बढ़ा दिया? रेट बढ़ा दिया। तो अपन देखेंगे कि पूना में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या फिर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। अगर पूना में क्या अवेलेबल है? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूना में गाय के दूध का क्या अवेलेबल है? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। मतलब फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ क्या इंडिया क्या बोलेगा? नहीं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर गाय के दूध का प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर तुरंत किस में शिफ्ट हो जाएगा? कस्टमर की डिमांड शिफ्ट हो जाएगी ना, डिमांड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बट अगर पूना में क्या नहीं है? गाय के दूध का क्या अवेलेबल नहीं है? सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट सतारा के लोगों के पास है, तो रेलिवेंट मार्केट क्या होगा? पूना सतारा दोनों या सिर्फ पूना? सतारा के लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। रेलिवेंट मार्केट वुड बी व्हाट? रेलिवेंट मार्केट वुड बी पूना ना, क्योंकि कंडीशन ऑफ रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है? पूना। क्यों पूना है? क्यों पूना है? क्योंकि कंडीशन ऑफ कंपटीशन पुणे में सेम है। सतारा में क्या है? सतारा हैज अ डिफरेंट कंडीशन ऑफ कंपटीशन। पॉइंट नंबर 1। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट गाय का दूध। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या है? गाय का दूध। पूना में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है नहीं है? लेकिन सतारा में तो एकदम आसानी से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सतारा में क्या अवेलेबल है? बट पुणे में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं है, इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। तो क्या मान रेलिवेंट मार्केट क्या माने अपन? पुणे ही मानेंगे। रेलिवेंट मार्केट क्या मानेंगे अपन? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दोनों फैक्टर देखेंगे। दोनों ही फैक्टर कंसीडर करना है कि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, the relevant geographic market comprises of the area in which the enterprises are involved in supply and demand of what beta? Product or services in which condition of service are same and can be distinguished from neighboring areas because condition of competition is different in neighboring area। तो आपको relevant geographic market निकालना है तो बड़ा आसान है क्या? If you want to calculate what beta? अगर relevant geographic market आपको calculate करना है, पता लगाना है, तो it's very easy। क्यों? You will immediately see कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड पुणे में है उस प्रोडक्ट की सेम डिमांड कहां पे नहीं होगी, या उस प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नेबरिंग एरिया में नहीं होगी। जिस सर्विस की डिमांड पुणे में है उस प्रोडक्ट की उतनी ही डिमांड, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ डिमांड कहां नहीं होगी? नेबरिंग एरिया में नहीं होगी। नेबरिंग एरिया कस्टमर आसानी से अपने प्रेफरेंसेस क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ध्यान से कीजिए। It also means that if in any market demand substitutes are available, it also means if in any market what is available? सतारा क्या अवेलेबल था वहां पे? Substitutes are available, the consumer may easily make a shift to what beta? Substitute, and the power of seller will be, seller की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक मिनट। So is everyone cleared with the concept of geographic market? प्रोडक्ट मार्केट साइड में रखो, ज्योग्राफिक मार्केट सबको क्लियर है। सिर्फ एक ही चीज, नेबरिंग एरिया में जहां पे कंडीशन क्या है, पुणे के बच्चे ज्यादा सीएस का कोर्स प्रेफर करते हैं, अहमदाबाद के बच्चे ज्यादा सीए का कोर्स प्रेफर करते हैं। आईकेन एकेडमी की 2 ब्रांचेस है, आईकेन एकेडमी ने दोनों जगहों पे प्राइस बढ़ाया। सो एंटी कॉम्पिटिटिव कहां पे हो सकता है? रेलिवेंट मार्केट क्या होगा? पुणे ना। क्यों? अहमदाबाद में तो वैसे ही सीएस को ज्यादा प्रेफर, एग्जांपल दे रहा हूं, अहमदाबाद में तो वैसे ही सीएस को ज्यादा प्रेफर, अहमदाबाद में सीएस को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अहमदाबाद में क्या नहीं किया जाता बच्चों? सीएस कोर्स को ज्यादा प्रेफर नहीं किया, तो वहां के कस्टमर के ऊपर क्या नहीं होता? वहां के कस्टमर के ऊपर क्या नहीं होता?
वहां के कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किस मार्केट के कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान है? पुणे। तो रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है? तो रेलेवेंट मार्केट भी क्या हो गया? पुणे। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? अच्छा एक मिनट, किसी एरिया को रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट डिक्लेयर करने के पहले क्या क्या कंडीशन देखते हैं? सब ने पुणे को डिक्लेयर कर दिया ना, दोनों एग्जाम्पल, दूध वाले एग्जाम्पल में और बचो दूध वाले एग्जाम्पल में और सीएससीए वाले एग्जाम्पल में, दोनों जगह पे रेलेवेंट मार्केट किसको, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट किसको डिक्लेयर किया? क्यों डिक्लेयर किया? सबसे पहले क्या चेक किया? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्या पुणे के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, नहीं है? अगर हैं तो कौन से हैं, अगर हैं तो किस प्राइस पे हैं? तो क्या चेक करेंगे सबसे पहले? क्या पुणे के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं? अगर पुणे के मार्केट में सीएस का कोर्स का क्या अवेलेबल होता? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। अब तुम एक चीज याद रखना, सब्स्टिट्यूट होने ना होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि ये ज्योग्राफिक मार्केट है या नहीं है। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने से ना होने से अपन ये डिसाइड करते हैं कि एक एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन पे है या। तुम सब्स्टिट्यूट को लेके कंफ्यूज मत होना, सब्स्टिट्यूट का रोल सिर्फ इतना है, ये बताएगा कि डोमिनेंट पोजीशन है या। तो अगर अपन ने डिसाइड किया कि रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट पुणे है, लेकिन पुणे में सीएस कोर्स के बहुत सारे क्या अवेलेबल हैं? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। क्या अवेलेबल है? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई रेलेवेंट मार्केट पुणे है, बट पुणे के कस्टमर को के पास क्या अवेलेबल है? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। इसीलिए आईकेन एकेडमी डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अब जब डिमांड सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तो सेलर की पावर बढ़ती है, कम हो जाती है? सेलर की पावर बढ़ जाती है तो उसका डोमिनेंस नहीं है। दूसरा क्या देखेंगे? रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर। सुनो सुनो सुनो, पुणे में दूध बेचना बहुत डिफिकल्ट है, गाय का दूध बेचना बहुत डिफिकल्ट है पुणे में। सतारा में गाय बकरी भैंस सबका दूध बेचना क्या है? बहुत आसान है। कंडीशन ऑफ कंपटीशन सेम हो गई या अलग हो गई? पुणे में डिमांड कभी भी ज्यादा हुआ गाय का, क्यों? क्योंकि गाय का दूध बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है, लाइसेंस लेके बेचना पड़ता है। तो ट्रेड बैरियर्स, रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स भी क्या दो अलग अलग एरियाज की कंडीशन ऑफ कंपटीशन को अलग कर देता है? हाँ या ना? लोकल ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशंस। लोकल ट्रेडिशंस, पुणे के लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि गाय का दूध ही अच्छा है। सतारा के लोगों को बचपन से सिखाया जाता है गाय का दूध ठीक है, नहीं हुआ तो बकरी का दूध भी अच्छा होता है। तो लोकल ट्रेडिशंस कहाँ के हैं? पुणे के, और वहां के सतारा के क्या है? अलग अलग है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पुणे में जितने भी गांव है वहां से, पुणे के जितने भी गांव है वहां से पुणे में दूध आने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। बट सतारा में गाय का दूध का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब सतारा के आसपास के जो गांव है वहां पे जो गांव में दूध होता है उसको शहर में लाने का कॉस्ट क्या है? कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसलिए वहां के लोगों के पास क्या है? उन वहां के लोगों ने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल कर लिया। कौन सा? गाय का नहीं मिलता तो वो बकरी में भी क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन पुणे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? बहुत कम है। तो कंडीशन ऑफ कंपटीशन दोनों जगह की सेम हो गई, अलग हो गई? अगर दोनों जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग है तो भी कंडीशन ऑफ कंपटीशन क्या हो जाएगी? अरे तो भी कंडीशन ऑफ कंपटीशन क्या होगी? अलग हो जाएगी। कस्टमर प्रेफरेंसेस, ओए कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस का मतलब हो गया व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर प्रेफर। तो बचपन से क्या हो गया बच्चों? बचपन से ही हमारे जो बच्चे हैं उनको कस्टमर क्या प्रेफर करता है कि नहीं, उसको गाय का दूध ही चाहिए। सतारा में बच्चों का माइंडसेट बचपन से ऐसा है कि गाय का मिले तो ठीक है, तो बकरी का भी मैं क्या कर रहा हूँ, गाय बकरी बकरी गाय। लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज से कस्टम चेंज हो जाता है। लोकल लैंग्वेज से क्या चेंज हो जाता है? कस्टम चेंज हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, पुणे में गाय का दूध अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सतारा में गाय और बकरी दोनों का दूध। सो व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग, मैं हर एक पॉइंट के साथ कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? ये बताने की कि पुणे का मार्केट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सतारा का मार्केट। और यही फैक्टर आपको डिसाइड करने कब, जब आप क्या पता करो, जब आप रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट डिसाइड कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स के आधार पे, ऑन बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, you will distinguish what you will distinguish,
कंडीशन ऑफ कंपटीशन बिटवीन टू एरिया। सेम मिसल पाव का एग्जांपल ले लो आप। सो सदाशिवपेट और नवीपेट में मिसल ज्यादा बिकता है, सिंगर रोड में कम बिकता है। तो मिसल का रेट अगर एकदम नॉर्मली बढ़ गया तो सदाशिवपेट और सदाशिवपेट नवीपेट में क्या सिमिलरिटी है और सिंगर रोड में क्या डिसिमिलरिटी, क्या अलग है? तो कंडीशन ऑफ कंपटीशन अलग हो जाएगा। कोई भी पॉइंट देख लो, लोकल लैंग्वेज, सिंगर रोड में ज्यादा हिंदी चलती है, इसलिए वहां के लोग मिसल कम खाते हैं, मतलब दे आर मोस्टली नॉर्थ इंडियन। तो कस्टमर प्रेफरेंस क्या, नॉर्थ इंडियन को मिसल बच्चों नहीं, नॉर्थ इंडियन को गोलगप्पे। हाँ, यस और नो बच्चों, खाया क्या मिसल? अभिनंदन ने नहीं खाया, खा के देखना। तूने खाया क्या मिसल, कैसा लगा? उससे अच्छा डिश बना ही नहीं है, वो साउथ इंडियन है, उसको वैसे खाने का आइडिया नहीं है। एनीवे तो बच्चों प्लीज शेयर, प्लीज शेयर। तो उसको कुछ भी खिलाओ अच्छा ही लगेगा। एनीवे तो खाना नॉर्थ इंडियन का होता है, तो तेरे को मिसल कैसे पसंद आ गया भाई? मैंने एक बार खाया, मतलब एक दो बार मैंने भी खाया तो मुझे लगा जन्नत है। फिर उसके बाद मैंने उसका केमिकल कॉम्बिनेशन देखा बच्चों, पूरा तेल ऊपर, तेल के ऊपर वो, अबे अच्छी जगह, नो आई वोंट गिव माय ट्रेडिशनल एग्जांपल, अच्छी जगह खराब जगह से मतलब नहीं, मिसल मिसल है, हैं? इसका नॉलेज नहीं है। चलिए एनीवे, नाउ आई कम, या चलिए कुछ नहीं, चले नाउ लिसन। सो मिसल मैंने एक बार खाया था, मेरा पेट ही खराब हो गया बच्चों, इतनी देर तक गरम गरम डकारे आ रही ना, मैं पागल हो गया था बच्चों। एनीवे सो लेकिन शुरू के 3-4 बार खाया तो मेरे को लगा जन्नत है, इससे अच्छा कोई डिश बना ही नहीं है। उसके चौथी बार से जो मेरे पेट ने जवाब देना शुरू किया, उसके बाद तो मेरे को, मेरे ख्याल से 15 साल हो, 10-12 साल तो 10 साल तो हो ही गए होंगे खाए। नेक्स्ट इज रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट? नीला, प्रोडक्ट मार्केट क्या है? सचिन की याद आ रही, सॉरी, एक फेंक के मार दूंगा चप्पल बेटा, चप्पल बोल रहा हूँ, सॉरी चेयर, चप्पल तो पहना ही है। अरे हाँ, सब्सटीट्यूट्स इस मार्केट में अवेलेबल है, दैट मार्केट इज व्हाट बेटा? द मार्केट इन विच सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल refers to what बेटा? प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है? It means a market comprising of all those product or services which are regarded as what beta? Interchangeable or substitutable by consumer by reasons of what beta? और क्यों दो प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है? By reasons of characteristics of product, services, their price and intended, उनका प्रोडक्ट, ध्यान से, प्रोडक्ट भी एक जैसी है, सर्विसेज भी एक जैसी हैं, उनके प्राइसेस भी लगभग क्या है? सेम है, और उनका इस्तेमाल भी क्या है? उनका इस्तेमाल भी लगभग क्या है बच्चों? सेम ही है। तो उनको क्या मानते हैं बच्चों? सब्सटीट्यूट। तो जिस मार्केट में किसी प्रोडक्ट के क्या अवेलेबल होते हैं? सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, दैट मार्केट इज क्लासिफाइड एज व्हाट बेटा? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ध्यान से बच्चों, एग्जांपल टी एंड कॉफी, पुरानी थियरी है, टी एंड कॉफी को क्या मानते हैं? प्राइसिंग भी उनका सेम होता है, यूज भी सेम होता है, दोनों में कैफीन कंटेंट होता है। मैच बॉक्स एंड डिस्पोजेबल लाइटर, ये रीसेंट केस में कोर्ट ने कहा कि जो मैच बॉक्स होता है वो 5 रुपए का लाइटर नहीं आता, वो फेंको तो फट जाता है। जो लोग नया नया सिगरेट पीने चालू करते हैं वही रख के घूमते हैं, एकदम जेब में उनको लगता है कि एकदम सबसे लेटेस्ट एक्सेसरी रख के घूम रहे हैं। वो 5 रुपए का लाइटर बच्चों, 5 रुपए का आता है, कलर के हिसाब से मिलता है, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक। तो तेरे को इतने कलर में सिर्फ पिंक ही मिला ना राजा, इधर ना। In the case of Concern News Private Limited versus Fastways, it was decided that cable TV is not a substitute for DTH. Now, if two products are functionally interchangeable, they will become the part of what beta? अगर दो प्रोडक्ट आपस में फंक्शन उनके ऐसे हैं कि वो आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं, तो वो एक ही मार्केट का क्या बन जाएंगे? एक ही प्रोडक्ट मार्केट का क्या बन जाएंगे? हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से वही चीज, किस आधार पे आप डिसाइड करोगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट है? नंबर 1, एक ही मार्केट में दो ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका एंड यूज क्या है? जिनका एंड यूज क्या है?
सेम है। पुणे में गाय का दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट सातारा में गाय के दूध का सब्स्टिट्यूट है। तो क्या है बच्चों? तो उस साइड प्रोडक्ट मार्केट। और हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट मार्केट देख के मैं क्या डिसाइड करता हूं, ओए सब्स्टिट्यूट के थ्रू मैं क्या डिसाइड करता हूं कि कोई कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे कोई है या नहीं है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों प्रोडक्ट की क्या है? सेम है। दोनों का इस्तेमाल भी क्या है? सेम है। कोई बताओ ना यार, अच्छे अच्छे, तुम लोग तो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अमेजिंग। टी एंड कॉफी। पेन एंड पेंसिल, वाह। सॉरी, चौक एंड डस्टर। मछली और पालक की सब्जी। साक्षी आप बताओ। कटर एंड सीजर्स। कटर कौन सा, वो शार्पनर वाला क्या? हाँ वो हो सकता है। क्या बोल रहा है प्रवेश? बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते होंगे। एलईडी बल्ब्स, साइकिल और बाइक, समोसा और पेन। अगर पेन नहीं लिखने के लिए, समोसा का वो ट्रायंगल का ऊपर रहता है उससे लिख लेने। कुछ भी कुछ भी। चड्डी और सूटकेस। कुछ नहीं है तो ऐसे सूटकेस सामने रख के घूमते रहो, पीके बन जाओ। कुछ भी बोलो साला। चलो एनीवे आगे बढ़ जाओगे। चलिए इधर देखिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल क्या है? सेम है। दो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर क्या है? सेम है। एक ने बोला शुगर और शुगर फ्री, नहीं, उनके प्राइस में क्या होता है? उनके प्राइस में बहुत ज्यादा क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। चाशनी और शुगर है, कोका कोला और ग्रेप्स। अच्छा, कोका कोला और पेप्सी हो सकता है, कोका कोला और पेप्सी हो सकता है। प्राइस ऑफ द गुड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, मतलब कंज्यूमर भी दूसरे प्रोडक्ट को प्रेफर करने में सोचते। एक मिनट, कंज्यूमर भी दूसरे प्रोडक्ट को प्रेफर करने में सोचते। दुकान गए चाय पीने के, चाय चाय नहीं, चाय खत्म हो गई तो क्या किया? चलो कॉफी पी लिया। एक्सक्लूजन ऑफ व्हाट? इन हाउस प्रोडक्शन। व्हाट इज एक्सक्लूजन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन? मतलब इन हाउस प्रोडक्शन वो प्रोडक्ट होता है नहीं होता है? बचाओ। एक्सक्लूजन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, तो अगर आपके यहां पे सब्स्टिट्यूट इन हाउस प्रोड्यूस होता नहीं है, अगर इन हाउस प्रोडक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इन हाउस मतलब उस रेलिवेंट मार्केट में प्रोडक्शन होता है उस चीज का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो, अरे इन हाउस प्रोडक्शन मतलब तुम्हारी रेलिवेंट मार्केट में चाय की फैक्ट्री है, चाय बनती है, बट कॉफी नहीं बनती, कॉफी बाहर से आती है। तो कॉफी अगर क्या आती है, मतलब ये देखेंगे कि क्या वो कॉफी, क्या वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वहीं मैन्युफैक्चर होता है या फिर कहीं बाहर से आता है। मतलब ये भी एक फैक्टर है जो कंसीडर करेंगे। हाँ, लेकिन वो आता बाहर से है, बट प्रचुर मात्रा में आता है, बहुत सारा आता है, और इससे प्राइस को कोई फर्क तो ठीक है। लेकिन जिस रेलिवेंट मार्केट में मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वहां पे क्या प्रोड्यूस नहीं होता? सब्स्टिट्यूट अगर वहां पे क्या नहीं होता? प्रोड्यूस नहीं होता, तो क्या एक फैक्टर कंसीडर करेंगे ये डिसाइड करने में कि ये सब्स्टिट्यूट है या नहीं है? एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट बेटा? स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर। किस चीज के? अरे किस चीज के? मेन प्रोडक्ट के या सब्स्टिट्यूट्स के? अरे नहीं, मेन प्रोडक्ट तो कोई बना रहा है, ये मैं सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं। अरे भैया, जब सब्स्टिट्यूट रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट अगर पता लगाना है तो किसके ऊपर फोकस करना है? मेन प्रोडक्ट के ऊपर है, सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर? तो चाहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, प्राइस ऑफ गुड्स हो, एक्सक्लूजन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे रेलिवेंट मार्केट के अंदर वो खुद से प्रोड्यूस होता नहीं है, और अगर होता भी है तो कौन प्रोड्यूस करता है उसको? या फिर बहुत सारे, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर माचिस को बनाने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपके यहाँ पे, तो
डिस्पोजेबल लाइटर को बनाने के लिए भी क्या है आपके पास, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो क्या है ये दोनों, मतलब माचिस का भी स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर है और लाइटर का भी क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर है। तो क्या ना इसे मान सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स हैं, मान सकते हैं क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है ना हर एक प्रोडक्ट का। जैसे पर्दे वर्दे किसके अंदर आते हैं, टेक्सटाइल के अंदर आते हैं। तो दोनों का क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, दोनों का क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे चाहे मिल्क कॉफी हो या चाय हो, ये दोनों ब्रेवरी के अंदर आता है। किसके अंदर, ब्रेवरी के अंदर आता है। ब्रेवरी बोलते हैं ना उसको, पेय पदार्थ, हाँ बेवरेजेस। तो ये दोनों किसके अंदर आता है, बेवरेजेस के अंदर आता है। तो दोनों का क्लासिफिकेशन क्या है, दोनों चाहे कोका कोला हो या पेप्सी हो, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की। यस और नो बच्चों, चाहे जैक डेनियल्स हो या फिर टीचर्स प्राइड हो, पता नहीं दारू और तो कौन सी आती है, दोनों क्या है बच्चों, ये क्या है, ये हार्ड ड्रिंक्स में आते हैं। किस में आते हैं, हार्ड ड्रिंक्स में आते हैं। यस और नो बच्चों। चलिए ना, परसों मैं जिम के बाहर निकला अपने जिम विम करके शनिवार को, और एकदम एनर्जी से सराबोर था। थैंक यू, थैंक यू। अभी तो देख मेरा डांस में ऐसा सीख रहा हूँ, रोज ऐसा डांस करूंगा ना अभी गुरुवार। सब जिम में ही सिखा देते हैं बच्चों, सब चलता है जिम में। इधर ऐसा मजा आता है डांस करने में, इधर अपन नाचते हैं, उधर लेफ्ट साइड में सारी लड़कियां नाचती हैं। तो अपन कभी कभी नाचते नाचते वहां भी पहुंच जाते हैं। चलिए बच्चों, ना प्लीज हियर, ना प्लीज हियर। तो अभी उस दिन जिम से निकला तो शनिवार को मेरे दोस्त लोग का फोन आ रहा है, उनका पार्टी था। तो मुझे ना वो 7 बजे से फोन कर रहे थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मैं फोन ही नहीं उठा रहा था, मेरे को पता था साले रात को लेके चले जाएंगे मेरे को, और मेरे को लेके जाते ही चाहिए लोग, मेरे बिना कहीं जाते नहीं, क्योंकि एंटरटेन कोई करता ही नहीं ना इनका। सारे महाराष्ट्रियंस हैं, मैं ये जैन हूँ और मैं सबको एंटरटेन करता हूँ। मतलब मेरे को लोग अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं, बट मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता। मुझे अपने घर पे मेरा रूटीन है भाई, रिवाज है, नोट्स अपडेट करने हैं, सुबह उठना है, जिम अपना खाना बनाना है, सब करना है। तो उठा के ले गए बच्चों। 10 बजे तक मैंने उनका फोन उठाया ही नहीं, जिम के नीचे जाके खड़े हो गए। मैं जिम से निकला और देखा सामने ही खड़े हो, फोन करे, मैं फोन उठा ही नहीं रहा हूँ। इतना एम्बैरसिंग फील हुआ। फिर बोले चल, मैंने कहाँ जाने का है, बोले चल। बिठा लिया बच्चों, और एक उसमें से एक आदमी जो है 6.5 फीट का है और अच्छा मोटा मोटा है, तो ऐसे करके उठा लिया, ले गए बच्चों एक पब ले गए, और बोलते दारू पीना पड़ेगा। मैं दारू तो पीऊं चिनी में, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत कन्विंस किया, बहुत कन्विंस किया। फिर डील हुआ बियर पे, कि बियर पी लो, अच्छा होता है ऐसा नहीं। फिर बच्चों फाइनली दे मेड मी ड्रंक, इतना सा पिया, सॉरी इतना सा पिया, 500 ml का एक ग्लास पीना पड़ गया बच्चों। नहीं पीता, उन्होंने मेरी वाइफ को फोन लगा दिया, मतलब ऐसे कमी लोग हैं वो, और मेरी वाइफ से बुलवाया कि तू पिएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखूं, बट उन्हें पिला ही दिया बच्चों। अब कुछ नहीं होता, ऐसे ही मूंगफली लिया, खा गया, और बियर पी लिया बच्चों। एक झटके में टॉप टू बॉटम मारा, थोड़ी देर तक सर घूम रहा था ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। किसने पिया बियर, ओके ओके। भांग पिए हो, सब ने पिया है साला, कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर पी रहे हो तो अगली बार से मत पीना बच्चों, बहुत रिस्की, एकदम ऐसा गंदा लगता है ना क्या, तो ऐसा लगे लेकिन दोस्त यार बन जाते हैं तो आपको पीना पड़ता है बच्चों। मेरे को पाप तो उस दिन पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं तो इंटेंशन अपनी थीच नहीं बच्चों, बहुत पाप पड़ता है ये सब करने से। द टर्म्स रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, हाँ, एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट आर व्हाट बेटा, are used in understanding whether any agreement in any particular territory is anti-competitive or not. करेक्ट है? ओए ये तीनों आपको क्यों पता, ये तीनों से आपको क्या पता चलता है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, और मैंने आपको मिसल का एग्जांपल दिया, दूध का एग्जांपल दिया, जियो का एग्जांपल दिया, और एक और एग्जांपल दिया था न्यूज़पेपर वाला। ये चारों एग्जांपल से आपको ये समझ में आएगा कि आप क्लासिफाई कर दोगे कि रेलिवेंट मार्केट क्या है, और दूसरा अब्यूज ऑफ डोमिनेंस या एंटी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही है नहीं हो रही है। इस चीज को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया नीचे। An agreement in the nature of cartel which aims to control or prohibit production, supply and distribution of goods or services is looked with the reference to, अरे चाहे वो कार्टेल का अग्रीमेंट हो, चाहे अब्यूज ऑफ डोमिनेंस हो, कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि रेलिवेंट मार्केट क्या है। रेलिवेंट मार्केट इज आल्सो डिटरमाइंड टू नो whether any enterprise is what बेटा abusing any dominance. चलिए नाउ से फॉर एग्जांपल,
एक एग्जांपल देखते हैं, अच्छा एग्जांपल लिखा है मैंने। अ न्यूज़पेपर चार्जेस एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट रेट इन द सिटी ऑफ पुणे। तो हैदराबाद से मैंने क्या कर दिया, उसको पुणे कर दिया, थोड़ा फेमिलियर लगता है। तो एक न्यूज़पेपर वाले ने अपने क्या आरोप लगाया कि वो क्या चार्ज करता है, एक्सेस रेट चार्ज करता है, कहां पे, पुणे में। एंड द न्यूज़पेपर कंपनी इज अब्यूजिंग डोमिनेंस। तो ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया, किसके ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर। और इस मामले में क्या हुई है, इस मामले में क्या हुई है, सीसीआई के पास क्या हुई है, शिकायत हुई है, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट, इन दिस केस फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट बेटा, सबसे पहले हमको डिटरमाइन करना है क्या, विच इज द रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट क्या है, दैट इज द मार्केट इन विच डोमिनेंस इज अब्यूज्ड। सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि विच इज द रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट मतलब कहां के लोगों को नुकसान हो रहे हैं। In this case, we can ascertain the relevant market with the help of what beta? Product market and relevant geographic market. Now, in this example, the service of advertisement is what beta? Service of advertisement is relevant product market. Service of advertisement is what? Product market. The market of Pune may be considered as relevant geographic market. Yes or no? As the advertisement is to be published in Pune. नहीं, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। एंड पुणे की जो कंडीशन ऑफ कंपटीशन है वो क्या है, नेबरिंग मार्केट से लगे। पुणे में ज्यादा क्या होता है, पुणे में इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर का रेशियो 60 होगा, 60-40 सेम। लेकिन पुणे के बाहर आप चले जाओ, पुणे से 25-25 किलोमीटर बाहर आप चले जाओ तो 90% मराठी न्यूज़पेपर बिकता होगा, 10% ही क्या होगा, इंग्लिश, और हिंदी तो 1 या 2% ही होगा। मेरी सोसाइटी में 150 फ्लैट्स हैं, लगभग 150 में सिर्फ एक फ्लैट में हिंदी न्यूज़पेपर आता है मेरे यहां। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं बोल रहा हूँ पुणे में यह हाल है बच्चों, मतलब पुणे सिटी में यह हाल है, तो फिर पुणे के आसपास के तो हाल और बुरे होंगे इन टर्म्स ऑफ विच न्यूज़पेपर, हिंदी। हिंदी तो गई, वो तो आउट ऑफ द पिक्चर है, बट मराठी और इंग्लिश का रेशियो होगा, ठीक है। So we can say that provision of service relating to publication of advertisement in newspaper of Pune can be considered as relevant market. समझा? अरे समझा कि नहीं? पक्का? चलिए, तुम्हारी मॉड्यूल में ये पूरा डिस्कशन आधे पेज में खत्म है, लेकिन वो क्या बोल रहा है तुमको कभी समझने वाला नहीं। So is everyone clear with the relevant market, relevant product market and relevant job? Substitutability. Substitutability is not the prime factor. मतलब प्रोडक्ट को हम डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, और हम चेक करते हैं क्या है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। अब ऐसा नहीं कि इस मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो ये रेलेवेंट मार्केट नहीं है। ये सब्स्टिट्यूट हम सिर्फ क्यों ढूंढते हैं, डोमिनेंस को अब्यूज देखने के लिए। बाकी हमारा मेन फोकस किस पे होता है, ज्योग्राफिक मार्केट पे। ज्योग्राफिक मार्केट के आधार पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट क्या, यस, ज्योग्राफिक मार्केट के आधार पे हम क्या डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट क्या, या फिर पहले प्रोडक्ट का पता लगाते हैं, किसका पता लगाते हैं, एंड फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कंडीशन ऑफ कंपटीशन सेम है या डिफरेंट है नेबरिंग एरिया से। नाउ इन केस द मार्केट डज नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट, मतलब अगर उस मार्केट में क्या अवेलेबल नहीं है, देन only the product for which reference has been made to CCI will be considered as, क्योंकि अगर अपने को रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट ढूंढना है तो देखना पड़ता है ना कि उस मार्केट में क्या अवेलेबल हो, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। लेकिन तुम्हारा ज्योग्राफिक मार्केट तुमने डिसाइड कर लिया पूना है, लेकिन अब उस पूना में उस मार्केट का क्या अवेलेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो सिर्फ क्या करेंगे, ज्योग्राफिक मार्केट तो अपने को समझ में आ गया क्या है, पूना है, लेकिन पूना में उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अगर मान लो क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो जो भी इंक्वायरी वगैरह होगी वो सब कहां पे होगी, पुणे में ही होगी। मतलब हम उसी को क्या मान लेंगे, उसी मार्केट के लिए अपन क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। कब, अगर आपने ज्योग्राफिक मार्केट तो ढूंढ लिया है, प्रोडक्ट भी आपका क्लियर है, बट उस मार्केट में क्या अवेलेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। सो नाउ इज एवरीवन cleared with the concepts that I have covered till now? Geographic, product and relevant market. Competition policy क्या है, जस्ट रीड इट, अपन लोगों ने पहले ही पढ़ा है। क्या है, और पॉलिसी के आधार पे क्या बनाती है सरकार, पॉलिसी के आधार पे सरकार क्या बनाती है, लॉ बनाती है, ठीक है। कंपटीशन पॉलिसी के आधार पे सरकार, पॉलिसी के अंदर जो क्या लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, पॉलिसी के अंदर जो क्या लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार क्या बनाती है, लॉ बनाती है। नेक्स्ट क्या है,
ये टर्नओवर की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं अपन? सॉरी, व्हाई आर वी गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर? Why are we going through the definition of turnover? Sales basically, जब दो enterprises, अच्छा एक तो टर्नओवर के आधार पे क्या लगती है? पेनल्टी लगती है कुछ 4% या 4% या टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर जो होता है तुम्हारा कंपटीशन के अंदर, पेनल्टीज बहुत डेंजर है बच्चों। तुम्हारे लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज टर्नओवर निकलता है उसका 4% या 7% आगे पढ़ेंगे, उतनी क्या लगती है? पेनल्टी लगती है। अगर साबित हो गया कि तुमने क्या किया, डोमिनेंट को अब्यूज किया है या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अगर आपने की है। तो टर्नओवर का मतलब क्या है? देखो, वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा? वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज मतलब गुड्स बेच के आपको कितनी कमाई होती है या फिर सर्विसेज बेच के कितनी कमाई होती है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। उसके बाद प्लीज या दो एंटरप्राइजेस मिलके अगर उनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट को क्या करता है, दो एंटरप्राइजेस का टर्नओवर मिला के अगर एक पर्टिकुलर लिमिट को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि उनके टर्नओवर से, उनके मर्जर से, उनके क्या हो सकता है, मार्केट में असर पड़ सकता है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए भी टर्नओवर क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो द डेफिनेशन ऑफ टर्म टर्नओवर इज व्हाट बेटा? Relevant and significant in determining whether combination of merging entities exceeds which limit बच्चों? थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम लिमिट ऑफ द टर्नओवर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5. It is also relevant for the purpose of what beta? Or it is also relevant for what? For which purpose? For the purpose of imposition of fine. By whom? By Competition Commission of India. चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? सेक्शन 3। सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट का इस्तेमाल कहां पे होता है? सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या है? व्हाट इज सेक्शन 3? सेक्शन 3 में डिस्कशन किया गया है, किसका डिस्कशन किया गया है? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। चलिए, सो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या है प्रज्वल? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या है? अबे साले, मैं एंटी कांग्रेस हूं, इसका मतलब क्या है? यू डोंट लाइक कांग्रेस। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का मतलब ऐसे अग्रीमेंट जो किसके खिलाफ है? ऐसे कॉम्पिटिशन, ऐसे अग्रीमेंट जो हेल्दी एंड फेयर कॉम्पिटिशन को क्या पहुंचा सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो मेरा जो अगला डिस्कशन आपके साथ होगा, द नेक्स्ट, कुछ डाउट है क्या? ओके, ऐसे ऐसे किया तो मेरा होगा। ओके, सो ऐसे कंपटीशन जो किसको नुकसान पहुंचाते हैं? फ्री एंड फेयर कंपटीशन को नुकसान पहुंचाते हैं। दोज अग्रीमेंट कैन बी टर्म्ड एज व्हाट बेटा? दोज अग्रीमेंट्स कैन बी टर्म्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। और कंपटीशन एक्ट, अच्छा ये अग्रीमेंट वॉइड है इनिशियो है क्या? नहीं, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो नहीं होता। अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट के बाद सीसीआई क्या करती है? इंक्वायरी करती है। क्या करती है? और इंक्वायरी करने के बाद अगर सीसीआई का ये ओपिनियन बनता है, क्या करने के बाद? इंक्वायरी करने के बाद अगर सीसीआई का ये ओपिनियन बनता है, क्या ओपिनियन बनता है? कि यार इस अग्रीमेंट के चलते क्या हो रहा है, मार्केट क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है, मार्केट खराब हो रहा है, कंपटीशन गिर रहा है, तो सीसीआई उस अग्रीमेंट को क्या डिक्लेयर करती है? वॉइड। फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इज दैट क्लियर? सो कैन यू एंटर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स? क्या आप एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स या फिर आप नॉर्मल, मतलब आप एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स आप एंटर कर सकते हो, बट वो एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, ये अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है? सीसीआई कैसे डिसाइड करेगी? मार्केट में इंक्वायरी करने के बाद सीसीआई देखती है कि क्या इन अग्रीमेंट्स का मार्केट के ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है क्या। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, सो आज के लिए अपन बस करेंगे।
जो भी पढ़ा है घर जाके एकदम अच्छे से रिवाइज करना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।